तो फाइलम एस्के हेलमिंथेसिस या निमेटोडा जो है, इसका अगर आप सूक्ष्म परिचय लेना चाहेंगे, मतलब जो है नॉर्मल परिचय, तो ये जो है स्पेशली आप देखेंगे कि जो केचुआ होता है उसी तरह का जो है दिखाई देने वाला एक जीव है, और जिसको हम एस्के हेलमिंथेसिस या निमेटोडा के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये जो होता है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो ये आपका केचुआ जो होता है ये जलीय वाला, जिसको हम लोग अर्थवर्म बोलते हैं, ये बड़ा रूप होता है और वो छोटा रूप, मतलब वो देखने में लगभग उसी टाइप का होता है। बस एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो होता है एस्के हेलमिंथेसिस के जो सदस्य होते हैं, ये मतलब जो है उतने गाढ़े रंग के नहीं होते। बात समझ आ रही? तो ये निमेटोडा जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, निमा और आइडास। निमा का मतलब क्या होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब क्या होता है सूत्र या धागा, और आइडास का मतलब होता है फॉर्म या रूप। मतलब इस संघ के जो सदस्य होते हैं, एस्के हेलमिंथेसिस संघ के जो सदस्य होते हैं, वो उनका शरीर कैसे होता है तो धागे के जैसा होता है या धागे के रूप में होते हैं। अब धागा क्या होता है, लंबा होता है ना, धागा क्या होता है लंबा होता है, अर्थात इनका भी शरीर जो है बेलनाकार और लंबा। धागा को नहीं होता है ना, तो धागा बेलनाकार होता है प्लस लंबा होता है। ठीक, बात सुने। अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं इन नली का लक्षण। मिटाने वाला ठीक, हिंडालिया का लक्षण। ठीक हो गया। अब लक्षण में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती, क्या क्या इसकी क्वालिटी है, ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, इसके शरीर में कौन सा जो सिलोम पाया जाता है, कौन सा सिमेट्री पाया जाता है। ठीक, यही सब इसमें हम बात करेंगे। तो एक चीज ध्यान, पहले हम बात करेंगे आवास की। किसकी? आवास। तो आवास के तौर पर अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली होता है, कुछ तो जलीय होते हैं, कैसे होते हैं जलीय, और कुछ जो होते हैं अंतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, आप कह सकते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है, जो दूसरों के शरीर में रहकर, परजीवी या अंतः परजीवी दोनों लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंतः परजीवी, अब परजीवी क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, ठीक, और वो हमारे शरीर में रहते हुए हमारे शरीर से पोषण लेता रहे, बस नहीं, और हमारे शरीर से जब वो पोषण लेता रहे तो उसको तो लाभ मिलेगा, लेकिन हमको आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है अंतः परजीवी होता है, या फिर हम कह सकते हैं जलीय होता है। ये हो गया। इसके बाद जो है हमारा दूसरा लक्षण आता है कि इसका शरीर जो होता है वो कौन से स्तर का होता है, तो शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज याद रखिएगा, इसका जो शरीर होता है वो अंग तंत्र या अंग स्तर का होता है। किसका? अंग तंत्र, शरीर अंग तंत्र स्तर का। अब ये अंग तंत्र स्तर क्या होता है ना? तो एक चीज याद रखिएगा कि कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, लेकिन किस कंडीशन में ऊतक बनेगा, जब कोशिकाएं कितने प्रकार की हो तो एक प्रकार की, और उनका कार्य भी क्या हो एक प्रकार का हो, और उनका संरचना भी कैसा हो तो एक जैसा हो, तभी हम उसको ऊतक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने जो है कोशिका लिया, कुछ जो गोलाकार और कुछ भालाकार लिया, कुछ त्रिभुजाकार ले लिया, कुछ पांच भुजाकार ले लिया, ठीक है ना, इसको हम ऊतक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फाइलम पॉलीफेरा एक ऐसा संघ है
जिसमें बहुकोशिकीय जीव होने के बावजूद भी जो है ऊतक नहीं पाए जाते। क्यों? इसका मतलब उसमें सभी कोशिकाएं जो है समान प्रकार की नहीं होती और काम भी समान प्रकार का नहीं करती। ठीक, मतलब जो एक जगह इकट्ठा होती हैं वो एक प्रकार की नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में हाथ में जितनी कोशिकाएं हम उसको ऊतक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की कोशिकाएं होंगी और एक काम करती हैं, मतलब यही सारी कोशिकाएं योगदान करती हैं तभी तो हमारा हाथ मुड़ता है। अब अगर ये योगदान ना करे तो मुड़ेगा नहीं? मुड़ेगा। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अंग तंत्र शरीर अंग तंत्र स्तर का कैसे होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कोशिका है ये, ठीक है ना, एक कोशिका, ठीक, एक कोशिका जो होती है वो अकेले कोशिका कहलाएगी। लेकिन अगर कोई कोशिका एक प्रकार की मिल जाए तब शारीरिक संगठन कैसा हो जाएगा? ऊतक स्तर का। और अगर कई ऊतक मिल जाए तब क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। तो आप अर्थात कह सकते हैं कोशिका अगर कई हो जाए तब क्या कहलाएगा? ऊतक, है ना। और कई ऊतक मिल जाए तो हमारा क्या बनेगा? अंग बनेगा। बस नहीं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोशिकाएं जो है सबसे छोटी इकाई होती है और कई कोशिकाएं एक प्रकार की आ जाएंगी तथा उनका काम भी एक प्रकार का होगा तब क्या बन जाएगा? ऊतक। और कई ऊतक जो है वो आपस में मिल जाएंगे तब क्या बनेगा? अंग बनेगा। इतना समझ आया? ठीक, तो इसको जो है हम ऐसे छोड़ देते हैं किनारे पे। तो यहाँ पर शरीर जो है वो किस प्रकार बटा होता है, मतलब अंगों में बटा होता है। ये फलांग है, ये फलांग है, इस अंग का ये काम है, इस अंग का ये काम है। तो मतलब इसमें अंग पाए जाते हैं कुछ हद तक। बात सुने। फिर बात करते हैं इसमें जो होता है सममित कौन सा पाया जाता है? सममित। तो सममित आपको पता होगा कि सममित जो है किसी भी जीव में पाए जाने वाली वह संरचना होती है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उस जीव में जो है लंबवत उसको बराबर भागों में बांटा जा सकता है कि जो है अक्ष के साथ बांटा है। मतलब जो है आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ जो है बांट सकते हैं या फिर जो है बाएं से दाएं। तो ये हमारा क्या होता है? सममिति। तो एक चीज ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कोई चीज जो है लंबा आकार का है, इसको अब मान लीजिए इसका ये अग्र सिरा है, मुंह वाला पार्ट है, और इसका पश्च सिरा है। जैसा मान लीजिए हमारा शरीर है तो इसको हम जो है अगर बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं ऐसे भी काट सकते हैं, बीच से भी काट सकते हैं, दो कटिंग बनेगा ना। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। मतलब शरीर को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है? सममित या सिमेट्री। तो सममित में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे कट करते हैं तो खोपड़ी वाला तो ऊपर वाले पार्ट में रह जाएगा, पैर वाला नीचे वाले पार्ट में रह जाएगा। तो पैर वाला क्या ऊपर वाले पार्ट में पहुंचा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कट करें कि हमारे नाक से बिल्कुल होता हुआ जो है बिल्कुल जो है पैर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक पैर बाएं तरफ एक पैर दाएं तरफ। तो अगर मान लीजिए बीच से कट करेंगे तो एक आंख इधर आएगी, एक आंख इधर आएगी, एक पैर इधर आएगा, एक पैर इधर आएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं अगर हम अपने आप को लंबवत डिवाइड करें तो दो भाग बराबर भाग में बटेंगे, नहीं बटेंगे? बटेंगे। तो सममित में क्या होता है कि बराबर भागों का बंटवारा होता है। तो सममित जो होगा इसमें, अब मान लीजिए कोई चीज अगर लंबा है, बेलनाकार है, तो वो किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है? लंबवत की जो है मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत बांटा जा सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर लंबवत बांटा जाता है तो लंबवत वाले को हम किस नाम से जानते हैं? द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। लंबवत वाले को द्विपार्श्व सममित और गोलाकार वाले को अरीय सममिति, रेडियल, है ना। तो लंबवत बांटा जा सकता है तो हम कह सकते हैं ये द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है। और द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? लंबवत। ठीक है ना। फिर इसके बाद बात की जाती है इसमें सीलोम कौन सा पाया जाता है? तो सीलोम आपको पता होगा कि बीच में गैप पाया जाता है और यह हमारे जो है शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा का कार्य करता है। सीलोम वाला वीडियो है ना, उसमें देख लीजिएगा जो नहीं देखिए।
सीलोम। तो सीलोम जो होता है इसमें वास्तविक नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अमीबा में जो होता है स्यूडोपोडिया पाया जाता है, नकली पैर, एक तरीके से हम कह सकते हैं। नकली पैर कहीं लिखा नहीं जाता है, मतलब आभासी काल्पनिक होता है, वो ओरिजिनल पैर नहीं होता हमारे आपकी तरह नीचे है। अमीबा पैर जो है बोला यार इधर अच्छा नहीं लग रहा है, ब्यूटी पार्लर में जाके चेंज करवा लेगा अपना पैर में, ठीक। तो ये सीलोम जो होता है इसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है। कौन सा? स्यूडोसीलोम, मतलब ये वास्तविक सीलोम नहीं होता है। हम कह सकते हैं अवास्तविक सीलोम या मिथ्या सीलोम आप कह सकते हैं। कौन सा सीलोम? मिथ्या, मतलब झूठा यार, मिथ्या सीलोम है ना। तो ना क्लियर हो गया। अब फिर बात करते हैं कि शरीर जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीलोम पाया जाता है ठीक, लेकिन वास्तविक वाला नहीं पाया जाता है। वो परमानेंटली नहीं होता है, टेम्पररी होता है, अपरिवर्तनशील होता है, ठीक। फिर बात करते हैं शारीरिक संगठन, वो जनन स्तर के आधार पर। जनन स्तर, तो जनन स्तर की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जनन स्तर जो इसमें होता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। ये हो जाएगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तीसरा हो जाएगा एंडोडर्म, ठीक है। अब अगर बात की जाए आपसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का काम क्या है। एक्टो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम इसको नंबर 1, इसको मान लेते हैं नंबर और इसको नंबर 3। तो ये सबसे बाहर, सबसे आगे जो मिला उसको सबसे नंबर 1 बोल दिए, जो दूसरे नंबर पे मिला उसको नंबर 2 बोल दिए, और जो तीसरे पे मिला, सबसे पीछे मिला उसको नंबर 3 बोल दिए। जो सबसे बाहर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? बाहरी। और हमारे शरीर का बाहरी परत कौन सा है? बाल हो गया, चमड़ा हो गया, नाखून हो गया, यही सब होगा ना। तो एक्टोडर्म कौन से भाग का निर्माण करता है? सबसे बाहरी भाग का। अब चाहे आप इधर से आगे से गिनिए चाहे पीछे से, मेसोडर्म तो हमेशा बीच में आएगा ना। तो मेसोडर्म क्या होता है? ये बीच वाले भागों का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में अगर बात की जाए मेसोडर्म कौन सा भाग बनाया है, तो आप जैसे मान लीजिए आप अगर अंदर से देखना चाहेंगे तो पहले लीवर ऊपर मिलेगा, हाथ ऊत मिलेगा आपका, तब जाके हड्डी मिलेगा। तो मांस जो है आप देखेंगे हड्डी को दोनों तरफ से जो है दबा के रखा, बाहर से भी दबा के रखा और अंदर से भी। तो हड्डी और मांस जो है ये हमारा किसमें आ जाएगा? मेसोडर्म में। मांसपेशियां और हड्डी किसमें आ जाएगा? मेसोडर्म में। और एक्टोडर्म में सबसे अंदर हमारा जो भोजन का पाचन उचन होता है। तो एंडोडर्म में कौन आ जाएगा? हमारा पाचन तंत्र आ जाएगा, ठीक। इतना छापिए, फिर आगे बात करते हैं। एक अगला लक्षण लिखिएगा, इन जंतुओं में जो पाचन तंत्र होता है, मतलब भोजन का पाचन जो है अच्छे से होता है, तो हम कह सकते हैं पाचन, डाइजेशन। तो पाचन जो है, पाचन के लिए पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता, ठीक है। तो पाचन तंत्र कौन से क्वालिटी का हो गया? बढ़िया क्वालिटी का, पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगला बात किया जाएगा उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन तथा श्वसन, उत्सर्जन तथा श्वसन, इनके लिए जो कोई बहुत विकसित अंग नहीं पाया जाता है, ये अल्प विकसित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अल्प विकसित अंगों के माध्यम से होते हैं। ये केवल उत्सर्जन है ना। उत्सर्जन जो होता है ये अल्प विकसित होता है, और ये जो होता है मेटानेफ्रीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो मेटानेफ्रीडिया के द्वारा।
मेटानेफ्रीडिया के द्वारा। अब एक मामला था मेटानेफ्रीडिया क्या यार, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटा नहीं प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक, अब एक मामला आता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें नेफ्रीडिया जो आपका होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रोटोनेफ्रीडिया, एक मेटानेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बहुत खराब क्वालिटी का होता है, मतलब बहुत कम विकसित होता है, और मेटानेफ्रीडिया उससे अधिक विकसित होता है। और यही मेटानेफ्रीडिया बाद में किडनी में परिवर्तित होता है। मतलब यही जो नेफ्रीडिया है ये हमारे शरीर में किसमें परिवर्तित हो गया, तो किडनी में परिवर्तित हो गया है। ठीक, तो मतलब किडनी और नेफ्रीडिया जो है ये लगभग एक जैसा कार्य करते हैं, कोई अलग कार्य नहीं करते हैं। बस वही अंतर होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने महंगा सामान ले लिया तो वो बढ़िया क्वालिटी का होगा, और सस्ता ले लिया तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। काम वही वो भी करेगा लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो नेफ्रीडिया होता है ये भी किडनी वाला ही काम करता है, लेकिन उतना गहराई से काम करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक, तो इसमें जो है प्रोटोनेफ्रीडिया जो है पाए जाते हैं उत्सर्जन के लिए। अगला मामला आता है कि श्वसन और परिसंचरण तंत्र, श्वसन और परिसंचरण तंत्र। तो इनका जो है अभाव होता है, मतलब इसमें नहीं पाया जाता है। तो श्वसन और परिसंचरण तंत्र का क्या होता है, इनमें अभाव होता है। ठीक, फिर अगला मामला अगर देखा जाए, इनमें जो है जनन कौन सा पाया जाता है, तो जनन जो होता है वो बेसिकली पाया जाता है लैंगिक जनन पाया जाता है। अब निषेचन की बात की जाए तो निषेचन आंतरिक पाया जाता है या बाह्य, तो निषेचन जो होता है आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन, आंतरिक निषेचन। मतलब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर या बाहर, तो शरीर के अंदर होती है, आंतरिक निषेचन। ठीक, आंतरिक निषेचन के बाद ऐसा, आंतरिक निषेचन के बाद अगर बात की जाए नर व मादा जो है ये एक ही शरीर में होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, नर तथा मादा जो होते हैं इनमें अलग अलग होते हैं, नर व मादा अलग अलग। ठीक, नर व मादा अलग अलग होते हैं। अब अगर अलग अलग होते हैं तो ये एक बात और आती है, एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो नर में नर जनन अंग पाया जाएगा, मादा में मादा जनन अंग। तो हम कह सकते हैं ये एक लिंगी भी होते हैं। ठीक, अब एक लिंगी होने के बाद जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है अपने आप से तुलना मत कीजिएगा। जैसे हम लोग में क्या आज के डेट में देख रहे हैं कि मतलब जो है महिलाओं की हाइट जो है पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है औसतन रूप से। लेकिन इसमें उल्टा होता है कि मतलब जो मादा होगी उसकी हाइट अधिक होगी। ठीक ना, इसमें क्या हो जाएगा, मादा जो होगी इसकी ऊंचाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। और जो नर होगा इसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। यही जो है विशेष अंतर है इसमें। बात समझ आई, कोई दिक्कत, इतना बना लीजिए आप लोग। इसका लास्ट लक्षण है कि इस संघ के जंतुओं में जो है बाह्य परत इसका बना होता है, बाह्य परत। और बाह्य परत हमारा किसके अंतर्गत आएगा, एक्टो, मीजो या इंडो, किसके, एक्टोडर्म। ठीक, तो बाह्य परत जो होता है ये क्यूटिकल नामक पदार्थ का बना होता है। किसका, क्यूटिकल नामक पदार्थ। क्यूटिकल नामक पदार्थ जो होता है ये इसको सुरक्षा देने का कार्य करता है। ये क्या करता है, इसको सुरक्षा। अब एक मामला आता है कैसे सुरक्षा देगा, तो जैसे मान लीजिए आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो आपका मोटा पैर वाला बीमारी नहीं होता, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस इसको बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। ठीक, हाँ, एक चीज जानिएगा, इसका इलाज अभी तक नहीं संभव है। फाइलेरियासिस का मतलब जो मोटा पैर वाला बीमारी होता है इसका इलाज संभव नहीं, अभी तक खोज ही नहीं हो पाया इसका।
तो इसमें जो है कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है ना, अब जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया हुआ है तो रोग उत्पन्न करने वाला जीव उसके शरीर में है ना, अगर निकल जाता तो उपाय धीरे धीरे क्या हो जाता, नॉर्मल हो जाता। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, आप लोग सुनते हैं किसी का चेहरा जो है किसी बीमारी के कारण जो है बहुत ज्यादा सूजन आ गया, उसमें व्यक्ति का शरीर फूल गया, होता है ना। लेकिन जब इलाज होता है तो जब रोगजनक जो होता है, जो रोग की समस्या होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो उस व्यक्ति का शरीर सामान्य हो जाता है, कुछ इतना मोटा बना रहता है, सामान्य हो जाता है। इसका मतलब अगर ये रोगजनक जो है शरीर से बाहर निकल जाता तो शरीर क्या हो जाता, सामान्य हो जाता है। ठीक, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारे शरीर में रहता है, तो इतना तो पता होगा हमारे शरीर में जो WBC पाया जाता है सबसे बड़ा डाउन है, WBC है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स, ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं, ये जो है रोगजनकों को मारने का काम करता है, रोकने का काम करता है, अर्थात हमारे शरीर को जो सुरक्षा देने का काम करता है। कोई भी रोगजनक आएगा पहले WBC से निपटेगा तब जाएगा। अगर WBC को मार के, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जो है, आपके घर में कोई जो है चोरी करना चाहता है तो पहले आपको मार के गिराएगा तब न जाएगा। अब मान लीजिए कोई बहुत महान होगा, दांत उससे काट लेगा, है ना। तो यहाँ पे WBC जो होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं पहरेदारी की तरह कार्य करता है। ठीक, अब इसमें भी जो है आगे कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो सब यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो WBC जो होता है ये पहरेदार की तरह कार्य करता है। तो इस केस में जो है जब ये हमारे शरीर में जाएगा तो एक चीज और सुने होंगे, एंजाइम भी पाया जाता है हमारे शरीर में। एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है, ये जो है हमारे शरीर में जो ना कोई भी रोगजनक प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर केमिकल, जैसे मान लीजिए आप जो अपने किसी दुश्मन के ऊपर तेजाब फेंक देंगे तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, बहुत गोरा हो जाएगा, जल जाएगा ना। हाँ हाँ, समोसा तैयार हो जाएगा उसका, है। तो यहाँ पे WBC और एंजाइम जो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में आने वाले रोगजनकों के लिए क्या है, दुश्मन है। तो ये जो होता है ना, जो इसके शरीर में क्यूटिकल पाया जाता है, ये इसको जो है शरीर में जब प्रवेश करेगा तो एंजाइम्स वगैरह से क्या करता है, सुरक्षा देने का कार्य करता है। बस उन्हें रख लीजिए।